हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नोकू 24 पर। साथियों, पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज ये हमारी 29वीं क्लास है, जिसमें आज हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को समाप्त करेंगे। मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होते हैं, संविधान की भाग 3 में है। आई होप कि आप सभी ने फंडामेंटल राइट को अच्छे से पढ़ा होगा और ये आज लास्ट क्लास है हमारी, इसमें फंडामेंटल राइट को फिनिश कर देंगे और साथ ही साथ संविधान का भाग 4 यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे, है ना। कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए जैसे कि आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आर्टिकल 33 से हम स्टार्ट करेंगे यानी कि आर्टिकल 33, है ना। आर्टिकल 33 साथियों कहता है, बलों यानी कि डिफेंस, रक्षा की बात करेगा इसमें, है ना। बलों यानी कि डिफेंस के मामलों पर संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाना, है ना। यानी कि डिफेंस का अगर कोई मामला है, बल का डिफेंस का कोई मामला है, तो ऐसे मामलों पर संसद कानून बनाकर आपके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनको सीमित कर सकती है। अब वो डिफेंस यानी कि रक्षा का कौन सा मामला हो सकता है? रक्षा में कौन कौन आते हैं? आपका आर्मी है ना, एयरफोर्स है और नेवी है। आपके तीनों सेना, वायु, जल और थल, है ना, ये तीनों सेना आती है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये आपकी डिफेंस में आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि आपकी जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है ना, सीआरपीएफ है, ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। साथ ही आपकी स्टेट पुलिस भी डिफेंस में आती है। आपका गोपनीय जो भी हमारे होती हैं, जैसे रॉ है, आईबी है ना, वो विभाग। साथ ही साथ टेली कम्युनिकेशन एजेंसी जो भी रक्षा से संबंध रखती है ना, जो भी रक्षा किस रक्षा के लिए काम करती हैं यानी कि डिफेंस के लिए काम कर सकती हैं, टेली कम्युनिकेशन एजेंसी, वो सभी एजेंसी इन मामलों पर संसद कानून बना सकती है और आपके फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकती है। ये आर्टिकल 33 कहता है ना, याद रखेंगे इस चीज को। आर्टिकल 33 कहता है कि बलों के मामले में यानी कि डिफेंस के मामले पर संसद कानून बनाकर, विधि बनाकर आपके जो फंडामेंटल राइट है उनको सीमित कर सकती है ना। अब कैसे करेगी आगे, उस चीज को हम आगे जानेंगे। साथ ही साथ जो ये कानून बनाया जाएगा संसद के द्वारा, जो विधि बनाई जाएगी जिसके माध्यम से आपके फंडामेंटल राइट को सीमित किया जाएगा, अगर मामला डिफेंस का आएगा तो ऐसे कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ आर्टिकल 33 में ये भी लिखा हुआ है ना, याद रखेंगे। लेकिन बशर्ते मामला होना चाहिए, किसका होना चाहिए? मामला होना चाहिए आपका डिफेंस का, है ना। मामला डिफेंस का होना चाहिए, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक। वही अब आर्टिकल 34, जिस सेना विधि की बात यानी कि विधि की जिसकी बात कर रहा है, कानून बनाने की जो बात कर रहा है ना, आर्टिकल 33, वो कानून कौन सा होगा? वो कानून होगा सेना विधि। सेना विधि यानी कि जिसको हम मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं ना, मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं। मार्शल लॉ यानी कि ऐसा कानून जहां पर भारत में सिविल कानून पूरी तरह से प्रभाव में ना हो और वहां की गतिविधि एक नॉर्मल वे में नहीं हो, ऐसे स्थान पर सेना विधि लागू की जा सकती है ना। सेना विधि कब होगी? सेना विधि स्पेशल कानून होता है सेना के लिए, जिसके माध्यम से वहां का प्रशासन चलाया जाता है। याद रखेंगे इस चीज को। सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 बात करता है जब किसी क्षेत्र में सिविल कानून सही से लागू ना हो यानी कि प्रभाव में ना हो, वहां पर सेना विधि लगाया जा सकता है। याद रखेंगे इस चीज को। सेना विधि को हम मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं। अब याद रखेंगे एक चीज और पॉइंट, कि जो सेना विधि बनाई जाएगी संसद के द्वारा, उसको लागू कौन करेगा? अगर बात सेंट्रल लेवल की होती है तो वहां राष्ट्रपति इसको लागू करेंगे, और अगर बात स्टेट किया जाए तो वहां पर आपके राज्यपाल इस चीज को लागू करेंगे। और जो सेना विधि बनाई जाएगी वो किसके द्वारा बनाई जाएगी? वो संसद के द्वारा बनाई जाएगी। ये भी आप इस चीज को भी पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। अब सेना विधि की मैं बात करता हूं, आखिर सेना विधि के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेना विधि कौन सी? मैं स्टेट लेवल पे ना बात करके मैं सीधा सेंटर पे बात करता हूं, भारत की बात करता हूं मैं, है ना। भारत में सेना के लिए कानून बनाया हुआ है, अफ्स्पा कानून है, जिसका हम अफ्स्पा कानून के नाम से जानते हैं, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में बना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे अगर आपका कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसी बाउंड्री सीमा है किसी स्टेट की, है ना, पूरे उस पर बात कर रहा हूं मैं, जहां पर हमारे भारत का जो कानून है, जैसे संविधान को सही तरह से न मानना, आपके जो आज बीएनएस
है भी, एनएनएस है, भारत के जो कानून है वह पूरी तरह से प्रभावी ना हो अगर, है ना, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो रही हो, सरकार फेल हो रही हो, है ना, जहां पर गतिविधि एक संदिग्ध रूप में पाई जा रही हो, ऐसी जगह पर राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, वहां पर सेना विधि लागू कर सकते हैं। उन सेना को ये पावर दी जाएगी इस अफस्पा कानून के माध्यम से, जहां सेना विधि लागू होती है। सेना विधि में ये आपका एक कानून है जो लागू हो जाता है। कौन सा अफस्पा कानून है, जिसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, जो 1958 में बना था। इसमें सेना को यह पावर मिलती है कि वहां का जो आवागमन है, यानी कि आने जाने पर रोक लगाई जा सकती है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे सपोज करो किसी क्षेत्र में सूचना मिलती है कि यहाँ आतंकवादी आ गए, है ना, किसी क्षेत्र में आतंकवादी आ गए, या फिर मैं बात करता हूँ कश्मीर की, पाकिस्तान बॉर्डर की, है ना, वहां पर सेना का ही प्रभाव है वहां पर, है ना, अफस्पा कानून लगभग हर जगह वहां पर लगभग लागू ही रहता है। तो इसमें होगा क्या, जैसे अगर पाई जाए कहीं ऐसा सूचना मिलती है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया गया है, देखा गया है, सूचना मिलती है, तो वहां पर इस कानून के माध्यम से आवागमन को रोका जा सकता है, यानी कि कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, ठीक है। वहीं अगर किसी बिल्डिंग से संबंध में अगर संदिग्धता पाई जाती है, कोई बिल्डिंग है उसमें कुछ संदिग्धता है ना, कोई आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो उस बिल्डिंग को खत्म करने का, गिराने का, क्षतिग्रस्त करने की भी पावर इस कानून के माध्यम से सेना के पास होती है। साथ ही साथ कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी जानकारी पूरी तरह से सही नहीं मिल पा रही है ना, ऐसे व्यक्ति को सेना के द्वारा शूट भी किया जा सकता है, यानी कि उस पर गोली चलाई जा सकती है, उसकी जान भी ली जा सकती है। ये कानून कहता है अफस्पा कानून, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे कि संसद द्वारा जो निर्मित कानून है, जो विधि है ना, ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, बशर्ते अगर आपका आर्टिकल 21 का हनन ना हो रहा हो। अगर आपके आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है तो आप इस कानून का हवाला लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संसद द्वारा निर्मित विधि को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन आर्टिकल 21 को छोड़कर। आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार। आपने बहुत सारे पॉइंट्स अपने आर्टिकल 21 जब हमने पढ़ा था उसमें देखा होगा कि जीने का अधिकार है, आपको खाने का अधिकार है ना, आपको शिक्षा का अधिकार है। ऐसे अधिकार, अगर इन अधिकारों का आपका हनन हो रहा है जहां पर ये कानून लागू है ना, आपको लग रहा है कि हमारे आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, तो इस कानून को भी आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। जहां ये कानून लागू होगा वहां आपके फंडामेंटल राइट को सीमित तो किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 21 के साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी आपकी। अगर आपको लगता है कि हमारे आर्टिकल 21 के साथ छेड़खानी हो रही है, तब आप कोर्ट जा सकते हो इस कानून के का हवाला लेकर कि हमारे इस कानून के माध्यम से हमारा आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 कहता है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। मैंने दो आर्टिकल लिखे, आर्टिकल 17, आर्टिकल 34। आर्टिकल 17 आपकी बात करता है छुआछूत के अंत की, यानी कि अस्पृश्यता के अंत की। छुआछूत यानी कि बड़ी जाति और छोटी जाति के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17, है ना। अब ये खत्म करना बड़ी जाति और छोटी जाति यानी SC ST के लोगों, जो छुआछूत का जो मामला है ना, अब उस दूरी को, उस अंतर को खत्म करने के लिए SC ST एक्ट बनाया गया था 1989 में, है ना। ये आर्टिकल 17 मौलिक अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 17 में मौलिक अधिकार में आता है, आर्टिकल 34 भी किस में आता है, मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। आर्टिकल 34 यानी कि सेना विधि, ठीक है, सेना विधि यानी कि अस्पा एक्ट 1958, जो आपके फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल जो राइट्स है उनको और प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकती है संसद, संसद कानून बना सकती है, और साथ ही साथ उनको सीमित करने के लिए भी संसद कानून बना सकती है। सीमित कैसे, जहां सेना विधि लागू होगी तो वहां आपके ये फंडामेंटल राइट सीमित हो जाएंगे, है ना। और ये जो फंडामेंटल राइट है और हावी बनाने के लिए SC ST एक्ट बना दिया गया संसद के द्वारा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आर्टिकल जो 35 है वो सीधा सीधा आपके फंडामेंटल राइट को और प्रभावी बनाने के लिए या इनका और इफेक्टिव करने के लिए कानून बना सकती है संसद, जैसे आर्टिकल 17 के लिए बनाया, आर्टिकल 34 के लिए बनाया, है ना, याद रखेंगे। अब ये आपका आर्टिकल 35 तक आपका समाप्त होगा, यानी कि आपने फंडामेंटल राइट को अच्छे तरह से पढ़ लिया। हमने फंडामेंटल राइट का एक एक आर्टिकल पढ़ा, उन आर्टिकल्स के जितने भी सब आर्टिकल्स थे उनको भी हमने अच्छे से जानना। अब हम
भारतीय संविधान का भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, उसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, यानी कि 36 से लेकर 51 तक है। ये हमारे भारतीय संविधान में आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से दिए गए हैं, जिनको जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इनकी सलाह पर हमारे भारतीय संविधान में इनको ऐड किया गया था, है ना। आपको ये तो मालूम होगा कि कहां से लिए गए हैं, किस भाग में है, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 10% ही बच्चे ऐसे होंगे, साथी ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिनको ये मालूम होगा कि जो हमारे डीपीएसपी हैं वो BN राव की सलाह से ऐड किए गए, है ना। इस चीज को भी याद रखेंगे आप, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपके भाग 4 में है संविधान के में, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये है, और डीपीएसपी भी इनको बोला जाता है, कभी कभी परीक्षा में डीपीएसपी भी लिखा जाता है ना। तो इस चीज से घबराए नहीं, अच्छे से समझ ले। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तत्व की जगह कभी कभी सिद्धांत भी लिखा जाता है, इस चीज को भी नोट कर लेंगे, है ना। और डीपीएसपी का जो फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आई होप का आपको समझ आ रहा होगा। स्रोत की बात करता हूँ, सोर्स की बात करता हूँ कि इसको कहां से लिया गया है, तो हमारे संविधान में इसको आयरलैंड यानी कि आयरिश के संविधान से लिया गया है। कभी कभी परीक्षा में आयरलैंड लिखा जाता है और कभी कभी आयरिश लिखा जाता है ना। इस चीज को भी याद रखेंगे अच्छे से, ठीक। अब एक चीज समझ लीजिए, जो आयरलैंड का जो संविधान से हमने भारतीय संविधान में अपने डीपीएसपी को ऐड किया है ना, ये मूलतः आयरलैंड के भी अपने नहीं थे, इन्होंने भी स्पेन के संविधान से लिए हैं। जब आयरलैंड का संविधान लागू हुआ था 1937 में, उस समय आयरलैंड का जो संविधान का अनुच्छेद 45 डीपीएसपी को बताता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट हैं डीपीएसपी के लिए, है ना। हमने दूसरे देश से लिए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे पास डीपीएसपी के पॉइंट्स हैं। जबकि अगर देखा जाए आयरिश के संविधान को यानी कि आयरलैंड के संविधान को, तो उसके पास केवल और केवल 8 पॉइंट है, जबकि हमारे पास इतने सारे हैं, है ना। इस चीज को भी याद रखेंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए, स्रोत की बात करते हैं, ये दूसरा पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है। आपको ये तो मालूम है, परीक्षा में ये आता है लिखा हुआ, है ना, पूछा जाता है कि डीपीएसपी को किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अगर आप बड़े लेवल की परीक्षा दोगे तो वहां ऐसा भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। इसका दूसरा भी विकल्प है कि भारत शासन अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंट्रैक्शंस, क्या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंट्रैक्शंस जो थे हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में, उनका भी लगभग बिल्कुल वो भी सेम है, ये भी एक स्रोत माना जाता है डीपीएसपी का। जैसे हमारे भारतीय संविधान में डीपीएसपी का स्रोत आयरलैंड का संविधान माना जाता है, ऐसे ही 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरेक्शंस थे उसको भी स्रोत माना जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, ये दोनों चीज, है ना। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो इसकी प्रकृति यानी कि जैसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरेक्शंस थे, बिल्कुल जो इसकी प्रकृति बिल्कुल सेम ऐसी थी जैसे कि हमारे डीपीएसपी है ना। या कह सकते हैं जैसे हमारी डीपीएसपी इसकी सेम प्रकृति कैसी थी, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेक्शंस थे उसकी और इसकी प्रकृति लगभग सेम थी, है ना। ऐसे कह सकते हैं, तो इसलिए माना जाता है कि 1935 से भी लिया गया है ना। जैसे आयरलैंड से, ऐसे ही 1935 शासन अधिनियम के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेक्शन से लिया गया है, यानी कि दिशा निर्देश जो होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि वाद योग्य ये नहीं होते, परिवर्तनीय नहीं होते और बाध्यकारी भी नहीं होते। यानी कि अगर इनका हनन हो रहा है डीपीएसपी का, तो इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, साथ ही साथ कोर्ट इनको लागू नहीं करा सकता, और ये बाध्यकारी भी नहीं होते। हाँ, लेकिन नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। जैसे डीपीएसपी में कहा गया है, कृषि के बारे में बोला गया है, गौ हत्या के बारे में बोला गया है, शिक्षा के बारे में बोला गया है ना। और राज्य को, जो सरकारें होती हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि आप जो कानून करेंगे वो डीपीएसपी के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि रास्ता खोला गया है डीपीएसपी के माध्यम से सरकार को। जो कानून सरकार बनाती है, जो कानून सरकार बनाती है वो कानून कैसे होंगे वो डीपीएसपी की बताती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डीपीएसपी है वो सरकार के लिए सकारात्मक है, क्योंकि डीपीएसपी बताता है सरकार को कि क्या करना है आपको, कैसे करना है आपको। जबकि अगर मैं यहीं पर फंडामेंटल राइट को भी अगर इसमें ऐड करता हूं, यानी कि मौलिक अधिकार को,
वो राज्य के विरुद्ध होते हैं, यानी कि नकारात्मक है वो राज्य के लिए, जबकि डीपीएसपी राज्य के लिए सकारात्मक है। क्योंकि जो आपके फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो राज्य को कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। आप जनता से बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते, आप जनता से घूमने का अधिकार नहीं छीन सकते, आप जनता से धर्म को मानने का अधिकार नहीं छीन सकते, है ना। आप जनता के बीच में छुआछूत लागू नहीं करा सकते, है ना। यानी कि वो कहता है कि आप नहीं कर सकते और डीपीएसपी कहता है कि आप कर सकते हो ये चीज। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। केवल नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, बाध्य योग्य नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। हाँ, लेकिन नैतिक रूप से बाध्यकारी है। परीक्षा में पूछा जाता है जो डीपीएसपी है ना, बाध्य योग्य है, परिवर्तनीय है, बाध्यकारी है या फिर नैतिक रूप से बाध्यकारी है। तो राइट आंसर क्या होगा, नैतिक रूप से बाध्यकारी है डीपीएसपी, है ना। वही सरकार का मूलभूत होता है, सरकार का मूलभूत है कि कानून का निर्माण करना है, विधि बनानी है कोई, तो कैसे बनानी है ये डीपीएसपी बताएगा, है ना। सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती, ये कोई बाध्यकारी नहीं है, इस चीज को आप याद रखेंगे। जनता का मूलभूत मैंने आपको बता दिया है, सरकार का मूलभूत होता है डीपीएसपी, जनता का होता है फंडामेंटल राइट, है ना। जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो जन्म से ही लागू हो जाते हैं, स्वतः उन्हें लागू करने की जरूरत नहीं होती। जबकि जो हमारे डीपीएसपी हैं ये स्वतः लागू नहीं होते, इनको लागू करने की जरूरत होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सादा सा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा गो हत्या के बारे में, है ना। बहुत सारे राज्यों में गो हत्या करना अपराध माना गया है, उसके लिए कानून बनाया गया है स्पेशल में, और बहुत सारे राज्यों में कानून नहीं है ना। यानी कि सरकार की मर्जी है चाहे वो डीपीएसपी को लागू करे या ना करे, है ना। बहुत सारे राज्यों में डीपीएसपी का गोहत्या पर लागू किया गया कि आप गोहत्या नहीं कर सकते, अगर करोगे तो आपको सजा दी जाएगी, उसमें एक प्रावधान है सजा का। बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया है, जबकि आपका डीपीएसपी कहता है गोहत्या नहीं कर सकते आप, है ना। इतना पॉइंट आप अच्छे से समझेंगे, ठीक। वहीं डीपीएसपी की मैंने आपको बता दिया, जो राय है बीएन राव के द्वारा इसकी राय दी गई, सलाह दी गई और संविधान में इसको ऐड किया गया, ठीक है। संविधान में जोड़ा गया। बीएन राव कौन थे, ये संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। वही डीपीएसपी जो होते हैं स्वतः लागू हो जाते हैं, मतलब स्वतः लागू नहीं होते, इनको लागू कराने की जरूरत होती है। जो फंडामेंटल आपके राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, ये आपके स्वतः ही लागू होते हैं, जन्म से ही लागू हो जाते हैं। जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो उसको हर एक फंडामेंटल राइट उसके लागू हो जाते हैं, उन्हें लागू कराने की जरूरत नहीं होती जी। मतलब दुनिया में आने से लेकर दुनिया में से जाने तक वो फंडामेंटल उस पर लागू होते हैं, ठीक है। अब जो मैं डीपीएसपी की प्रकृति की बात करता हूं तो सकारात्मक है राज्य के प्रति, और वहीं अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करता हूं तो नकारात्मक है राज्य के प्रति, है ना। जब राज्य के प्रति नकारात्मक है तो जनता के प्रति सकारात्मक हो गए, ठीक है। लेकिन ये जनता के प्रति नकारात्मक नहीं है डीपीएसपी, इस चीज को भी याद रखेंगे आप, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये आपका आर्टिकल मौलिक अधिकार आपके कंप्लीट हो गए, और जो आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उसका थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया। कल से हम 36 आर्टिकल से अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। Naukri24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी एग्जाम है आपका किसी भी डिपार्टमेंट का, सबके लिए सफिशिएंट है। बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ जुड़े हैं तो लास्ट की जो हमारी क्लासेस है 28 यानी कि 28 क्लासेस है, उनको भी देख लीजिए। बहुत शानदार तरीके से हम कर रहे हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे पॉलिटी को, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।